क्या हाल चाल। बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को, जो कि है बायोलॉजी का हमारा सेकंड लेसन। एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो ये फर्स्ट लेसन का ही सेकंड पार्ट है। तो चैप्टर का नाम है रेस्पायरेशन, श्वसन। श्वसन। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। जो हम लोग जैसे बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो आप आंसर याद रखिएगा। देखिए, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती है। यहाँ पे वातावरण को सुधार लीजिएगा। देखो, लिखोगे वातावरण ऐसे, यहाँ पे रेफ नहीं होगा। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती है, अतः विसरण सभी कोशिकाओं की ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पाता है। विसरण जो है सभी कोशिकाओं की ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं कर पाता है। अर्थात ये क्या है, हम जैसे बहुकोशिकीय जीवों के लिए अपर्याप्त विधि है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि श्वसन को परिभाषित करें। श्वसन को क्या करें, परिभाषित करें। तो आप याद रखना है, देखो यहाँ पे बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करें। यहाँ पे देखो वातावरण थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, गलत लिखा गया है, आप ऐसे लिखिएगा। वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचाना और इसकी सहायता से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर। यहाँ पे सहायता भी गलत है, सहायता होता है, सहायता। देखो यहाँ पे बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचाना और इसकी सहायता से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर जैव ऊर्जा का उत्पादन करना। क्या करना, उत्पादन। जैव ऊर्जा का उत्पादन करना क्या कहलाता है, उत्पादन करना। और इस क्रिया में बने कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन। तो आप याद रखना, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना और इसकी सहायता से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर जैव ऊर्जा का उत्पादन करना क्या कहलाता, जैव ऊर्जा का उत्पादन करना तथा इस क्रिया में बने कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से ऑक्सीजन की वहन क्षमता घट जाती है। ऑक्सीजन की वहन क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, जिस कारण मनुष्य को ऑक्सीजन की कमी से होने वाले रोग बढ़ जाते हैं, जैसे में श्वसन संबंधी कठिनाइयाँ और ये होगा थकावट। क्या होगा, थकावट। उसके बाद याद रखिएगा शरीर में ऊर्जा की कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। देखो, लगातार दौड़ने से हमारी पेशियों में दर्द या ऐंठन, दर्द या क्या हुआ, ऐंठन, दर्द या ऐंठन क्यों उत्पन्न होता है। तो आप याद रखना, लगातार दौड़ने से हमारे पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिससे ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है एवं लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। पेशियों में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचयन के कारण ही दर्द या ऐंठन होता है। दर्द या क्या होता है, ऐंठन होने लगता है, दर्द या ऐंठन होने लगता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दो। अगला जो क्वेश्चन है हमारा है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, सबका नाम लिखें। तो आप याद रखिएगा, श्वसन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। पहला वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायवीय श्वसन तथा अवायवीय श्वसन में क्या लिखें, अंतर लिखें। तो यहाँ पे अंतर निम्न है, एक और वायवीय श्वसन लिख लीजिएगा और दूसरी ओर अवायवीय श्वसन। याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन के क्या होता है, अनुपस्थिति में। आगे याद रखिएगा, इसमें 38 एटीपी ऊर्जा बनता है और इसमें 2 एटीपी ऊर्जा बनता है। ठीक है, और इसमें ग्लूकोज का
पूर्ण विखंडन होता है और इसमें ग्लूकोज का क्या होता है, आंशिक विखंडन होता है। क्या होता है जी, आंशिक विखंडन होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आंशिक विखंडन होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है रंध्र एवं वात रंध्र क्या है, इसका श्वसन में क्या भूमिका है, इसका ये जो है इसका श्वसन में क्या भूमिका है। तो याद रखेंगे हम लोग कि पौधों की पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जबकि पुराने वृक्षों के तनों की मृत कोशिकाओं के बीच पाए जाने वाले छिद्रों को क्या कहते हैं, वात रंध्र कहते हैं। और इन दोनों छिद्रों के द्वारा ही श्वसन गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इन दोनों छिद्रों के द्वारा ही श्वसन गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड को विषैली गैस क्यों माना जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है, आप लिख लीजिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को विषैली गैस क्यों माना जाता है। तो आप याद रखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोग कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की वहन क्षमता समाप्त हो जाती है। इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की जो होती है वहन क्षमता वो समाप्त हो जाती है और ऊतकों की ऑक्सीजन और ऊतकों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। ऊतकों में ऑक्सीजन के अभाव में, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, ऊतकों की ऑक्सीजन के, यहाँ पे गलत है, ऑक्सीजन के अभाव में मृत्यु हो जाती है, जिस कारण कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं विषैली गैस मानते हैं। क्या मानते हैं, विषैली गैस। 9वां नंबर क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन में क्या अंतर है। अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन में क्या अंतर है, तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे देखो क्या याद रखना, बाह्य श्वसन में बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। बाहरी वातावरण से क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। और इसके साथ ही साथ और CO2 को बाहर छोड़ दिया जाता है। जबकि अंतः श्वसन, जबकि क्या होगा, अंतः श्वसन में क्या होता है, तो कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन किया जाता है। जबकि अंतः श्वसन में क्या किया जाता है, कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्छ्वास और प्रश्वास में क्या अंतर है। उच्छ्वास और प्रश्वास में क्या अंतर है, तो आप याद रखेंगे, सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रश्वास कहते हैं। और जबकि इसके विपरीत सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, उच्छ्वास कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं। तो श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं, तो आंसर आप याद रखेंगे, प्रश्वास और उच्छ्वास की क्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वासोच्छ्वास। अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। किस प्रकार क्या है, लाभप्रद है। तो चलो देखो यहाँ पे आंसर देखो, याद रखना, देखो जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण इनका श्वसन दर भी क्या होता है, कम होता है। इसके विपरीत जब स्थलीय जीव वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की पूरी मात्रा का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं, अर्थात इस प्रकार स्थलीय जीव क्या है, लाभप्रद है। इस प्रकार स्थलीय जीव क्या है, लाभप्रद है। ये आप स्थलीय जीव देख रहे हैं, ये क्या है, लाभप्रद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका सब्जेक्टिव सेशन का लास्ट क्वेश्चन ही है, 5 नंबर में पूछता है, ये आप याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो याद रखिएगा, फेफड़ों के अंदर का जो भाग होता है, यहाँ पे भाग ही गलत लिखा है, कहता भाग जो होता है,
फेफड़ों के अंदर का जो भाग होता है, यहाँ पे ध्यान देना, छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित होता है जिसे श्वसनी कहा जाता है। यह भाग श्वसनिकाओं में विभाजित होता है। श्वसनिकाओं का अंतिम सिरा गुब्बारे के समान संरचना में मिलता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं। कुपिकाओं की भित्ति बहुत पतली होती है। इसमें बहुत सारे रक्त वाहिकाएँ होते हैं जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान आसानी पूर्वक होता है। ठीक है, अब अगला सेशन की बात करें तो अगला सेशन है हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज। ऑब्जेक्टिव सीरीज में हम लोग वीवीआई श्वसन के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है। तो याद रखिएगा, श्वसन क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? श्वसन क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा उत्पादन में भोजन अणुओं का क्या होता है। पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन के लिए भोजन अणुओं का क्या होता है। तो भोजन अणुओं का होता है ऑक्सीकरण। भोजन अणुओं का क्या होता है? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक कौन है। सार्वजनिक वाहक कौन है। तो आप याद रखिएगा, सार्वजनिक वाहक कौन है जी? एटीपी है। कौन है? एटीपी। अगला क्वेश्चन है आपका कि अवायवीय श्वसन में कितनी एटीपी ऊर्जा बनती है। तो अवायवीय श्वसन में मात्र 2 एटीपी ऊर्जा बनती है। कितनी एटीपी ऊर्जा बनती है? 2 एटीपी। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, श्वसन के उपरांत क्या बनता है। तो श्वसन के उपरांत बनता है CO2, H2O और ऊर्जा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है? कार्बोहाइड्रेट में कितने कार्बन अणु होते हैं। तो 6 होते हैं। कितने होते हैं जी? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा किण्वन की क्रिया कहाँ होती है। तो किण्वन की क्रिया होती है ईस्ट में। कहाँ पे होती है? किण्वन की क्रिया ईस्ट में होती है। ठीक है, किण्वन की क्रिया कहाँ होती है? ईस्ट में होती है। अगला क्वेश्चन है कि बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारे मांसपेशियों में तकलीफ़ क्यों होती है। मांसपेशियों में तकलीफ़ क्यों होती है? एक आधा है, यहाँ पर भी गलती किया। तकलीफ़ क्यों होती है? तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्यों होती है। तो अधिक से अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से, अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है जी? यहाँ पे पाइरूवेट गलत लिखा है, इसको सुधार देते हैं। आप भी सुधार लीजिएगा अपने फेयर कॉपी में। पाइरूवेट लिखिएगा, पाइरूवेट सुधार लोगे। ठीक है, देखो क्या है, पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो कहाँ होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है जी कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है। तो पौधों में श्वसन होता है, याद रखिएगा, जड़, तना और पत्तियों, पौधे के वायवीय भागों में। कहाँ पे? पौधे के हर एक भाग में होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्या है कि टिड्डा और तेलचट्टा का श्वसन अंग क्या है। तो टिड्डा और तेलचट्टा का जो श्वसन अंग होता है ट्रेकिया होता है। उसी को हिंदी में क्या होता है? श्वास नली। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, मानव का श्वसन अंग क्या है। तो मानव का श्वसन अंग क्या है जी? फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस लेने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो सांस लेने की क्रिया को कहा जाता है प्रश्वास। क्या कहा जाता है? प्रश्वास। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप याद रखिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो है हमारा, किस क्रिया द्वारा ग्लूकोज के एक अणु से पाइरूवेट के 2 अणु का निर्माण होता है। तो पाइरूवेट के कितने अणु का 2 अणु का निर्माण होता है? अवायवीय श्वसन में। किस में बुआ? अवायवीय श्वसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की बनने की जो क्रिया होती है क्या कहलाती है। तो वो क्रिया है जो क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कछुआ में श्वसन अंग क्या है। तो कछुआ का श्वसन अंग क्या है जी? फेफड़ा है। कछुआ जो होता है उसका श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो है, किस जंतु में श्वसन गैसों को
आदान प्रदान रक्त और जल के बीच विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। तो आप याद रखिएगा किसके द्वारा होता है जी, किस में होता है विसरण के द्वारा? तो मछली में। अगला क्वेश्चन है कि मछली का श्वसन अंग क्या है? क्वेश्चन क्या है? मछली का श्वसन अंग क्या है? तो आप याद रखेंगे मछली का श्वसन अंग गिल्स है। मछली का श्वसन अंग क्या है? गिल्स। अगला क्वेश्चन है कौन सी संरचना सीधे वायु कोष्ठ में खुलती है? वायु कोष्ठ में खुलती है। तो वायु कोष्ठ में खुलने वाली संरचना डायरेक्टली कौन सी है? तो आप याद रखिएगा वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो यहाँ पे क्या है कि मानव शरीर की कौन सी रचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? तो कौन सी संरचना करती है जी? डायफ्राम करती है। कौन सी संरचना करती है? डायफ्राम। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या, श्वसन के दौरान जब पसलियों के बीच स्थित पेशियाँ संकुचित होती है तब क्या होता है? तो तब क्या होता है बुआ? वक्ष गुहा फैल जाता है। वक्ष गुहा क्या हो जाता है? फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा कौन सा मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? तो गिल्स मछलियों में पाया जाता है जो कि मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र भीतर की ओर कहाँ खुलती है? तो भीतर की ओर कहाँ खुलती है जी? नासिका वेश्म में खुलती है। और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 नंबर। देखो क्या है, ऑक्सीजन युक्त वायु वायुमंडल से पौधों में किन किन अंगों द्वारा प्रविष्ट होती है? तो देखो किस अंग द्वारा प्रविष्ट होता है? तो रंध्रों के द्वारा प्रविष्ट होता है, वातरंध्रों के द्वारा प्रविष्ट होता है, अंतर कोशिकाएं स्थानों द्वारा भी क्या होता है? प्रविष्ट होता है। तो सो गाइस, ये था हमारा श्वसन चैप्टर का 1 शॉर्ट लेक्चर। इसमें आपको बेहतर और VVI ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराया गया है। इसका एक बेहतर फेयर बना लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स आ सके। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। धन्यवाद।